दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे किस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर, वुमेन पुलिस ऑफिसर यहाँ पे एक रेप विक्टिम से ब्राइब लेते हुए नजर आ रही हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ ये चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। दोस्तों आप लोगों ने एक छोटी सी वीडियो अभी देखी होगी लेक्चर के पहले। इस वीडियो में मोहाली पुलिस वुमेन है, यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर है, वुमेन पुलिस ऑफिसर है जो कि ब्राइब लेते हुए पकड़ी गई हैं। ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है। ये जो है एक रेप विक्टिम से 20,000 रुपए की ब्राइब लेते हुए यहाँ पे देखी गई हैं। अब इनके खिलाफ जो है एक्शन स्टार्ट हो चुके हैं और इस पूरे मैटर को हम लास्ट तक देखने वाले हैं और इसके साथ साथ द हिंदू का एनालिसिस भी रहेगा, तो आपको लास्ट तक इस लेक्चर को जरूर से जरूर देखना है। हम देखेंगे क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक किस रेप के इन्वेस्टिगेशन केसेस के लिए। तो सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, सारे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स देखने वाले हैं और किस तरीके से चीजें रहने वाली वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो देखिए ये आपको सीधी सीधी एक इमेज में भी दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से ब्राइब ले रही हैं यहाँ पे, है ना। तो ये आपको यहाँ पे चीजें दिख रही होंगी। क्लियर। चलिए अब ये जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। सोचिए इतनी इस रैंक में आके, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक में आके, और ये कि ऑब्वियस सी बात है जो विक्टिम है उनसे अगर आप इस तरीके से ले रहे हो ब्राइब, वैसे तो ब्राइब लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक रेप विक्टिम से ब्राइब ले रहे हो, कितनी बड़ी मतलब एक शर्मिंदगी वाली बात है ना। अब ये जो है इसका इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो विजिलेंस ब्यूरो करेगा। अब वो विजिलेंस ब्यूरो के पास ये पहुंच चुका जो कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन अब क्योंकि इन्हें देखा गया है, पहले इन्होंने 20,000 रुपये लिया, फिर इन्हें बाद में फिर देखा गया कि 10,000 रुपये इन्होंने और लिए, तो इस तरीके से ये इन्होंने देखा, मतलब ये चीज़ देखी गई है। तो अब इनके ऊपर तो तय है कि ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन होगा और एक्शन लिए जाएंगे और लेना भी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए हमारे समाज के अंदर कि अगर कभी भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो हम उन्हें बिल्कुल भी बख्शेंगे नहीं। चलिए मैं आपको गाइडलाइंस बता देता हूं कि क्या फॉलो करना चाहिए, कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए व्हाइल इन्वेस्टिगेशन द केसेस ऑफ रेप। तो रेप का जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है रेप केसेस का, तो उसके दौरान क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला पॉइंट है एवरी एसएचओ सीनियर जो है एसएचओ शेल इंश्योर दैट एट हिज पुलिस स्टेशन अ लेडी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल अवेलेबल टू राउंड द क्लॉक। तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन है कम से कम जो हेड कांस्टेबल है वो हेड कांस्टेबल से नीचे की रैंक नहीं होनी चाहिए, हेड कांस्टेबल के ऊपर या हेड कांस्टेबल की रैंक जो होनी चाहिए वो आपको करना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेट इसका करेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, एज सून एज कंप्लेन ऑफ द ऑफेंस इज रिसीव द ड्यूटी ऑफिसर रिसीव द कंप्लेन इन्फॉर्मेशन शेल कॉल द लेडी पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द पुलिस स्टेशन एंड मेक द विक्टिम एंड हर फैमिली कंफर्टेबल। तो जो भी विक्टिम और उसकी फैमिली है उसको कंफर्टेबल फील हो, उसको प्रॉपर ऐसा ना लगे कि यार क्या हो गया है, ये सारी चीजें, तो कंफर्टेबल फील हो, इसलिए एक लेडी ऑफिसर को वहां पे जाना चाहिए और ये उनको कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो उसके पहले वो कंफर्टेबल हो जाए। थर्ड पॉइंट क्या है, द ड्यूटी ऑफिसर इमीडिएटली अपॉन रिसीव्ड अ कंप्लेंट इंफॉर्मेशन इंटीमेट रेप क्राइसिस सेल एंड नोटिफाइड हेल्पलाइन नंबर। तो उन्हें एक हेल्पलाइन नंबर पे, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे बताना चाहिए और रेप क्राइसिस सेल के अंदर भी इंफॉर्मेशन कंप्लेन जो है दे देनी चाहिए। जो तीसरा ये पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट क्या है, आफ्टर मेकिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इसके क्या करना चाहिए, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलॉन्ग विद द लेडी पुलिस ऑफिसर के साथ अवेलेबल होना चाहिए स्कॉट द विक्टिम फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इसको ले जाएं। जब उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाएं जब विक्टिम को, तो उस समय एक लेडी ऑफिसर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पांचवा पॉइंट है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ACP असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सेल पर्सनली सुपरवाइज ऑल इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको सुपरवाइज कौन करेगा, ACP, एक ACP रैंक का जो ऑफिसर है, ACP रैंक का ऑफिसर जो है इसको सुपरवाइज करेगा इन्वेस्टिगेशन को। क्लियर। कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं, ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप लोग जनरल अवेयरनेस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं और कहाँ जहाँ पे भी हेल्प करे आप इस चीज को फैला सकते हैं। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये आपको सामने है। सेंट्रल सोशल
सोशल वेलफेयर बोर्ड पुलिस हेल्पलाइन नंबर, शक्ति शालिनी हो गया, शक्ति शालिनी वुमेन शेल्टर, सार्थक, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, जागोरी, इस तरीके से वेरियस वुमेन से रिलेटेड जो डिस्ट्रेस से रिलेटेड है, नारी शक्ति समिति, निर्मल निकेतन, सभी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। तो आप इसको यूज करिए और इसको जो है सर्कुलेट करिए मैक्सिमम पीपल्स को। तो इस तरीके से हम अपने लेक्चर की मदद से बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ जनरल अवेयरनेस, एक सोशल इशू को उठा के और उसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम, नेक्स्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट है, द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शैल बी रिकॉर्डेड इन प्राइवेट। जो विक्टिम है उनका जो स्टेटमेंट है उसे प्राइवेटली रिकॉर्ड करना चाहिए, और अगर वो चाहे, वो परमिट कर रही है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेंबर, तो उन फैमिली मेंबर के प्रेजेंस में ही रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि इस तरीके से। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो आप यूज कर सकते हैं। जी वाला पॉइंट क्या है, 8 पॉइंट क्या, 8 पॉइंट कहता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, 7 पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल ब्रिंग द केसेस रिलेटिंग टू द चाइल्ड। अगर चाइल्ड से रिलेटेड विक्टिम है या चाइल्ड से रिलेटेड कोई केस है, नीड टू केयर एंड प्रोटेक्शन द चाइल्ड विक्टिम इन्वॉल्व द इंसेंट केसेस द नोटिस ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। तो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के पास इस पॉइंट को जाना चाहिए, और वो अगर चाइल्ड से रिलेटेड केसेस है तो उसे वो आके यहाँ पे उनके सामने इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्लियर। 8वां पॉइंट क्या कहता है, द एक्यूज शुड नॉट बी ब्रॉट इन द प्रेजेंस ऑफ विक्टिम। विक्टिम के सामने इसको, विक्टिम के सामने जो है एक्यूज को प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। कब तक, मतलब जब तक चीजें हो ना जाए, एक्सेप्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन, जो आइडेंटिफिकेशन हो उसके अलावा कभी भी इनको प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, आमने सामने लेके नहीं आना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होता है, विक्टिम के सामने वही दर्दनाक चीजें उनके सामने वो आने लगती है, वो घबरा जाती है, और बहुत सारे कुछ भी इंसिडेंट्स ऐसे हो सकते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है गाइडलाइन, नेक्स्ट गाइडलाइंस के अंदर कहते हैं तो ऑफेंस आर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द नाइट, offense are related during the night, no victim of the sexual offense shall be called maids to stay the police station during the night hour। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नाइट आवर के अंदर कोई भी इस तरीके इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि नाइट में जरूरत है तो वो ऐसा स्पेशल केसेस में इसको लिया जा सकता है। क्लियर, ये आपको याद रखना। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल इंड्योर द कंप्लेन द इन्वेस्टिगेशन एट द अर्लिएस्ट शैल बी इंश्योर द केसेस अक्यूज गेट द अनड्यू एडवांटेज बेल। अनड्यू एडवांटेज ना मिल जाए, बेल वो पहले से लेके ना रख ले, इसीलिए इसको फटाफट ये काम करना चाहिए जितना फास्ट हो सके। यहाँ पे टाइम लिमिट तो दिया गया कि विथिन 30 डेज के अंदर ये सारी चीजें जो है रिपोर्ट को फाइल कर देना चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट। और एक लास्ट वाला पॉइंट क्या है, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि पीरियडिकली ट्रेनिंग टू डील विद द रेप, पीरियडिकली ट्रेनिंग होनी चाहिए, जुवेनाइल ऑफिसर्स आने चाहिए, वेलफेयर ऑफिसर्स हो गए, प्रोविजनरी ऑफिसर्स हो गए, सपोर्ट असिस्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं जुडिशियल एकेडमी, इन सब की प्रॉपर जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ द पुलिस वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द रेप क्राइसिस सेल रिगार्डिंग द इंक्लूडिंग द अरेस्ट, बेल एप्लीकेशन, एक्यूज, डेट ऑफ फार्मिंग, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बिफोर द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के पहले जो है रिपोर्ट को, ये रेप से रिलेटेड केसेस को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कर देना चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको जाके इसको एक बार रीड करना है पीडीएफ से। फॉर अवेलेबलिंग द पीडीएफ आपको क्या करना है, आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ लेकिन यहाँ पे देखिए ना, इसके अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि एक तरीके से ब्राइब वगैरह नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक पॉइंट, एक एक्ट बनाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ये क्या कहता है, इन एडिशन टू कैटेगराइज इट इंक्लूडेड इन आईपीसी डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, इंक्लूड पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पहले तो बताई गई, इंक्लूड ऑफिसर बियर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रिसीविंग फाइनेंशियल फ्रॉम द गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक सर्विसेज कमीशन एंड बैंक्स। ये सारे के सारे पब्लिक सर्विसेज के अंदर आते हैं। नाउ इफ अ पब्लिक सर्वेंट टेक gratification other than legal remuneration in respect to official act influences public servant is liable to minimum punishment of 6 month and maximum punishment of 5 year। तो 6 महीने से लेके 6 मंथ टू कितना बताइए 5 ईयर तक की जेल की सजा हो सकती है अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट क्या एक विक्टिम से, या सॉरी विक्टिम से नहीं, क्या कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी प्रकार का ब्राइब एक्सेप्ट करता है, लेता है तो।
The act also penalizes the public servant for taking the gratification, influences the public by illegal means, and for exercising personal influences with public servant. If public servant accept valuable things, अगर वो पैसों के अलावा कोई वैल्यूएबल थिंग्स भी लेता है, सपोज कुछ लोग होते हैं ना कि बोलते हैं यार मुझे डायरेक्टली पैसा नहीं दीजिए कि एक मकान दे दीजिए या एक फ्लैट हमारे नाम बुक कर दीजिए, या आप मुझे ये पसंद आ रहा है, कोई बहुत महंगी चीज़, प्रीशियस मेटल्स हो गए, सोना चांदी, कुछ भी इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, है ना, कार दे दीजिए, कार गिफ्ट कर दीजिए, तो गिफ्ट के तौर पर अगर मांग रहे हैं तो ये सब कुछ जो है किसके अंदर आएगा, ये सब कुछ ब्राइब के अंदर आ जाएगा. विदाउट पेइंग इनडिरेक्टली फ्रॉम द पर्सन होम इज इन्वॉल्व बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ऑफिशियल कैपेसिटी से बाहर अगर लेते हैं, ही सेल बी पेनलाइज विद मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 6 मंथ एंड मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर एंड फाइन. ये चीजें हो सकती हैं. क्लियर हुआ पॉइंट आपको? इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन अ प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट. अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ ऐसा होता है तो उसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से प्रायर नोटिस, प्रायर प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन लेना पड़ेगा, है ना. ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. क्लियर? तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट था जो हमने डिस्कस किया. आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि क्या रहा है आप लोगों का ओपिनियन, क्या आप लोगों का ओपिनियन है, ये आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस. टुडे इज 23 नवंबर 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस. तो देख लेते हैं कौन से आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल आज हमारे लिए आए हैं. देखिए एक न्यूज़ आई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और एक आर्टिकल्स तो आज के मतलब आपको छोड़ना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मैंने अलग से भी पॉइंट्स निकाले हैं और साथ ही साथ मैंने उसमें क्रिएटिव सा करने की कोशिश की है ना. तो लास्ट तक आपको जरूर से जरूर देखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. और उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमारा पेज फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आपको जाना है और इस पेज को फॉलो करना है. इंस्टाग्राम के अंदर ये हमारा पेज है @news_analysis. तो इस पेज को आपको फॉलो करना है. यहाँ पे मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और हाईलाइटेड पोर्शन ऑफ द आर्टिकल और इंपॉर्टेंट क्यूज वगैरह जो है बहुत सारी चीज़ें जो है पोस्ट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम. तो इसको आप जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा. साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं कुछ टाइम पे, यहाँ पे मैं कुछ जो है डेटा वगैरह, जिस तरीके से आपके नोट्स कैसे बनाते हैं और भी हिस्ट्री के नोट्स टॉपिक वाइज जो है मैं यहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट करूँगा. तो इसको जाइए फटाफट इसको फॉलो कर लीजिए. एक टारगेट है, जैसे ही आप फॉलो इसको अच्छे से अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं तो मैं यहाँ पे करना स्टार्ट कर दूंगा. क्लियर? इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटिंग टू एग्जाम सब्जेक्ट, पर्सनल क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको अगर आ रही है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और आप मुझसे यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं. अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं _प्रकाश द्विवेदी _ ये मेरी आईडी, आप मुझे यहाँ पे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपनी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. अगर एक सबसे प्यारी सी न्यूज़ आ रही है, द तमिलनाडु गेट इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. तमिलनाडु को उसका पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मिल चुका है. देखिए कितनी प्यारी बात है ये, है ना. पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यहाँ पे तमिलनाडु को मिल चुका है. क्लियर? अब हम इसको डिटेल में देखेंगे, ये कौन सा है, कहाँ पे मिला है, इतना डिटेल में थोड़ा सा समय लेंगे. थोड़ा समय अगर आप किसी चीज़ में लगा देंगे तो क्या होगा, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और प्रॉपर, एंड देखिए हॉट पोस्ट में आप सोचेंगे ना कि देखिए कुछ लोग क्या है ऐसा सोचते हैं कि यार मैं 15 मिनट में जो है करंट अफेयर्स पूरा खत्म कर दूँ, आधे घंटे में पूरा न्यूज़पेपर खत्म कर दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ. दैट्स नॉट पॉसिबल सर. अगर आप किसी चीज़ में समझ देंगे तो वो आपकी पक्की हो जाएगी, फिर वो आपको भूलेगी नहीं. मैं वही चीज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूं, पॉइंट्स देता हूं, कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा नहीं कि हम फालतू की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं. मैं आपको साथ ही साथ क्वेश्चन भी कराता चलता हूं, PYQ के, प्री के, मींस के, सबके क्वेश्चन करवाता रहता हूं बीच बीच में, है ना. आज भी लेके आया हूं, आज भी करवाऊंगा. तो हम इस पर समय देंगे और आपका चीजें क्लियर होंगी. आप देखेंगे यहाँ पे मीनाक्षीपुरम विलेज इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन द स्टेट, है ना. अरिट्टापट्टी एक जगह है. अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम है, वो भी आपको देखेंगे, है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं,
तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि मदुरई डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन स्टेट, तो ये मदुरई डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन चुका है स्टेट के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर बना है कौन सा, पहला, तमिलनाडु के अंदर पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो है बन चुका है, पहला स्टेट है, पहला हेरिटेज साइट है। तो ये आपको याद रखना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कितने हेरिटेज साइट हैं, है ना। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है ये आपको डेफिनेशन कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। चलिए आगे चलते हैं हम और देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट आज के आर्टिकल्स आए हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहेंगे, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे परसिस्टिंग इशू, फिर हम डिस्कस करेंगे इन द इंडिया पोल इन इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेटेड ये आर्टिकल है। नाउ फिर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी टू सेव, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी मस्ट प्रीकोलेट टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। फिर हम डिस्कस करेंगे थिंक लोकल क्लाइमेट एक्शन, थिंक मीनानगढ़ी का एक केस स्टडी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्या मीनानगढ़ी है, इसका क्या सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज डिस्कस करते हैं परसिस्टिंग इशू को, फर्दरिंग टाइटनिंग अप प्रोटेक्शन इंपेरेटिव ड्राफ्ट प्रोटेक्ट डाटा प्रोटेक्शन बिल। डेटा प्रोटेक्शन बिल वैसे तो मैं आपको एक बार कवर करवा चुका हूं, पर चूंकि आप लोग अगर कुछ लोग नए भी जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे कवर करवा लेता हूं, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फटाफट चीजों को देखते हैं अपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2020, काफी इंपॉर्टेंट बिल है ये, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2022 का। और इसमें आपके जो डिजिटल चीजें होती हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, किस तरीके से प्रोटेक्ट होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिल में, कि ये ड्राफ्ट आया है। ये अभी ड्राफ्ट किस लिए आया है कि आप लोग जो हैं आप भी जाके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना विचार विमर्श जो भी आपके पॉइंट्स हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी पब्लिक रिव्यू के लिए ये डेटा जो है रखा गया है, तो आप जाके यहाँ पे दे सकते हैं, देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान जिससे आपको इजी पड़ जाए, तो आप भी जाके अपने सजेशन यहाँ पे दे पाए। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे आप डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर्टिकल देख लेंगे। इसके बाद अब आपको कभी भी डेटा प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कुछ नए पॉइंट्स आते हैं तो मैं टाइम टू टाइम उसको ऐड ऑन करता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे, ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 हैज नाउ बीन रिलीज बाय द, किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज होता है, पहला पॉइंट क्या क्या याद रखना, किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज होता है बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, ये याद रखना है। नाउ द गवर्नमेंट नाउ आज द पब्लिक कमेंट्स, गवर्नमेंट ने आज किया है डिजिटल नागरिक, आप सभी लोग जो भी डिजिटल चीजों को यूज कर रहे हो क्या है, डिजिटल नागरिक्स हैं आप लोग, है ना। अब इसके अंदर टोटल 7 प्रिंसिपल की बात की है, 7 प्रिंसिपल्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं, है ना। तो 7 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसको, तो 7 के 7 पॉइंट्स आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं, है ना। तो देखिए आपके पास 2 तरीके हैं, 2 ऑप्शन है नोट्स बनाने की। आप एक तो इस पीडीएफ को सिंपली डाउनलोड कीजिए, है ना, और कहीं पे आप स्टोर सेक्शन में प्रॉपर तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आप इसको डाउनलोड करके आप आर्टिकल को, क्योंकि क्या रहता है मैं आर्टिकल भी इंक्लूड कर देता हूं, साथ में नोट्स भी रहता है, तो आप बस इसको पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। अलग से लिखकर आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आप लिखेंगे समय बर्बाद होगा, है ना। तो ये चीज बिल्कुल मत करिए। आप लोग क्या कीजिए, इसी से रीड कर लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, बस आपको चीजें याद हो जाएंगी। फिर उसको क्या कीजिए, आप उसको लेके आइए आंसर राइटिंग में, आप उसको यूज करिए आंसर राइटिंग में और बार बार रिवाइज करिए, आपका हो जाएगा। साथ ही अगर आप इस तरीके से नहीं चाहते हैं तो आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड कैसा, जैसे अगर आप चाहते हैं तो आप एक रजिस्टर तैयार कीजिए, या फिर मैं एक सजेस्ट करूंगा आप A4 साइज के पेपर लीजिए, रजिस्टर में मत लिखिए, है ना, क्योंकि करंट अफेयर से करंट अफेयर चेंज होता रहता। A4 साइज के पेपर में आप टॉपिक डाल लीजिए, GS1 GS2 GS3 GS4, है ना। वैसे मैं क्या करूंगा, एक फुल फ्लेजेड लेक्चर लेके आऊंगा जहां मैं डिस्कस करूंगा किस तरीके से हम नोट्स बनाएं। तो आई थिंक मुझे ऐसे करना चाहिए, यहाँ पे टाइम अपना बर्बाद ना करें। जो लोग चाहते हैं तो वो लोग वो चीज देख लेंगे, है ना। तो चलिए अभी अपन अपने आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। पहला पॉइंट ये कहते हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज uses of personal data by organization must be done in a manner that lawful, fair to the individual concerned, transparent to the individual। तो ऐसा पर्सनल डेटा का यूज होना चाहिए जो कि फेयर हो, फेयर मैनर पे हो, लॉफुली तरीके से होना चाहिए। सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है,
पर्सनल डेटा मस्ट ओनली बी यूज फॉर द पर्पस फॉर विच इट वॉज कलेक्टेड। जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया है उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी और पर्पस के लिए आप उसे यूज कर रहे हो। क्लियर। तीसरा प्रिंसिपल क्या कहता है? द थर्ड प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टॉक ऑन डेटा मिनिमाइजेशन, डेटा का मिनिमम यूज करना है ना, मिनिमाइजेशन को याद रखना, डेटा मिनिमाइजेशन करना है, जितना ज्यादा कम डेटा रख सकते हैं उतना ज्यादा कम डेटा को रखना है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। द फोर्थ पॉइंट स्टेट दैट डेटा एक्यूरेसी व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन, डेटा को एक्यूरेटली कलेक्ट करना है, कलेक्शन में एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, है ना, कुछ का कुछ नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? द फिफ्थ पॉइंट स्टेट्स दैट talks on how personal data is collected cannot be stored perpetually by default। बाय डिफॉल्ट जो है डेटा जो है समय काम होने के बाद भी उसे ऐसा होता है ना कि यूज हो गया और उसके बाद भी रखा हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे कोई जो इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों ने कोई ऐप डाउनलोड की, उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे डेटा लेता है, इसके बाद आपको आपका उस ऐप का काम खत्म हो चुका है, आपने ऐप को डिलीट कर दिया है, आईडी खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन आपका डेटा जो उसने ले लिया था उसने डिलीट नहीं किया, उसका वो कंटिन्यूसली यूज कर रहा है। वो चीज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वो आप तब तक स्टोर करिए जब तक आपको जरूरत है, उसके बाद उसे हटा दीजिए। एक लिमिटेड फिक्स ड्यूरेशन के लिए डेटा को आप सिर्फ रख सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? सिक्स्थ प्रिंसिपल क्या कहता है? द सिक्स्थ प्रिंसिपल नोट्स दैट reasonable safeguard to ensure there is a no unauthorized collection of processing of personal data। कोई भी अनऑथोराइज तरीके से आपका डेटा प्रोसेस ना होना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। किसे इंश्योर करना है? डेटा फ्यूडिशरी को। आप क्वेश्चन आता है सर डेटा फ्यूडिशरी और डेटा प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो हम देखेंगे, लेकिन आफ्टर द सेवेंथ पॉइंट। द सेवेंथ पॉइंट स्टेट्स दैट person who decides purpose and means of processing personal data should be accountable for such processing। जो पर्सन इस चीज को प्रोसेस करता है, डेटा को देखता है, पर्पस डिसाइड करता है, वही अकाउंटेबल होता है डेटा का, कि डेटा का मिसयूज तो नहीं हो रहा है। वही सारी चीजें, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आगे केसेस निकल के आएगा, वो उसी के ऊपर लगेगा। क्लियर हुआ पॉइंट आपको? अब हम देख लेते हैं डेटा प्रिंसिपल क्या होता है और डेटा फ्यूडिशरी क्या होता है। डेटा प्रिंसिपल जिसका डेटा कलेक्ट किया गया हो, जैसे कि आप लोग, हम सबका डेटा कलेक्ट किया गया है, तो ये क्या है? डेटा प्रिंसिपल है। नाउ डेटा फ्यूडिशरी क्या है? डेटा फ्यूडिशरी है इंडिविजुअल हु इज डेटा इज बीन कलेक्टेड, ये हो गया डेटा प्रिंसिपल। और जो कलेक्ट कर रहा है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकता है, कोई स्टेट हो सकता है, ये सब क्या है? डेटा फ्यूडिशरी के अंडर में आते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट आपको? चलिए, द पर्पस एंड मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल पर्सनल डेटा, ये आपको चीजें याद रखनी है। द लॉ ऑल्सो मेक्स द रिकॉग्निशन, अगर कोई 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है, बच्चा है ना, बच्ची है, कोई भी है, तो उस केस में जो डेटा प्रिंसिपल होंगे उसके पेरेंट्स या फिर कौन होंगे? लॉफुल गार्जियन, जो लॉफुल तरीके से, लॉ के तरीके से गार्जियन है, वो डेटा प्रिंसिपल की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? नाउ यहां पे एक चीज और मैं बता देता हूं, बिल ऑल्सो इंश्योर करता है हर एक इंडिविजुअल को कि शुड बी एबल टू एसेस द बेसिक इंफॉर्मेशन इन लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लैंग्वेज मेंशन है, और इस चीज को हम और भी बढ़ा रहे हैं, तो वो एसेस कर सके बेसिक इंफॉर्मेशन को अपनी इन लैंग्वेजेस के तहत। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये एक डेटा प्रोटेक्शन के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ राइट टू इरेज डेटा, राइट टू नॉमिनेट, ये भी डेटा प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। तो डेटा प्रिंसिपल्स विल हैव अ राइट, कैसे कैसे राइट्स हैं आप, हम सब लोगों के पास? राइट टू डिमांड टू इरेज एंड करेक्शन ऑफ द डेटा कलेक्टेड बाय द डेटा फ्यूडिशरी, कि हम डिमांड कर सकते हैं कि जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसे डिलीट कर दिया जाए या उसे करेक्ट कर दिया जाए, उसमें चेंज कर दिया जाए, ये हमारे पास राइट्स हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? ये आपको याद रखना है। अगर कोई इस तरीके से चीज़ों को नहीं करता है या डेटा का मिसयूज करता है, तो उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। इम्पोज अ पेनल्टीज और अ बिजनेस दैट अंडरगो द डेटा ब्रीचेस और फेल टू नोटिफाई यूजर्स व्हेन ब्रीचेस हैपन। तो ये सारी केसेस में उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है और पेनल्टीज लगेंगी। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आंसर तो आपको दिख ही गए होंगे, मैंने आज छुपाना भूल गया, पर कोई बात नहीं, आप लोग बस अटेम्प्ट कर लीजिए, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड, ये PYQ है, 2019 में पूछा गया था। देखिए आप ये क्वेश्चन, प्राइवेसी ऑफ सिटीजन नोन एज द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016 हैड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम 25 मई 2018।
किसने किया सबसे पहले? यस, यूरोपियन यूनियन ने। ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए ये भी देख ही लीजिए, अब तो क्या ही बचा है ना। तो एक एक्सप्रेशन थोड़ा सा और देख लेते हैं। विद ऑब्जेक्टिव टू इम्पोज अ यूनिफॉर्म डेटा सिक्योरिटी लॉ, ऑल यूरोपियन यूनियन मेंबर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR वाज अप्रूव बाय द यूरोपियन यूनियन इन अप्रैल 2016। ये आपको याद रखना है। फिर उसी के तहत हमारे फिर अगले साल फिर क्वेश्चन आता है ना। राइट टू प्राइवेसी केस चला था, बताइए कौन सा केस है? यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया। ये जो केस है वो है पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 का केस है। ठीक है, पहले यहाँ पे वो यूरोपियन यूनियन, अब देखिए न्यूज में आ गया, क्वेश्चन आ गया, इसलिए आपको ये कर लेना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया तो फिर गया है ना, जिनने नहीं किया। आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद डिग्निफाइड लाइफ के जीने का अधिकार होना चाहिए। तो ये राइट टू लाइफ के अंदर आता है, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, डिक्लेयर्ड है फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड इंटरेस्टिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए, राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग एक अगला फिर क्वेश्चन आ गया। तो देखिए, अगर न्यूज में रहता है तो क्वेश्चन आता है, इस बार फिर न्यूज में है तो और PYQ में पूछा भी गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाइड द अबव स्टेटमेंट। बताना है। देखिए, आर्टिकल 14 ऑफ प्रोविजन अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अगर आप देखेंगे सीधे सीधे सी में आते हैं ऑप्शन। आर्टिकल 21 हमको पता है तो 21 ही में जाएंगे ना, इतने सारे क्यों जाएंगे? फ्रीडम गारंटी द पार्ट 3। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया पॉइंट? केस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, जिसके तहत ये चीजें निकल के आई थी। 2017 में 9 जज की बेंच बैठी थी, बहुत बड़ी बेंच थी, आपको याद रखना है। सबसे बड़ी बेंच केशवानंद भारती केस में बैठती थी, है ना। 13 जजेस की बेंचेस थी, और यहाँ पे कितने जजेस की बेंचेस है? 9 जज बेंचेस हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं। The next article which we are going to discuss is related to the Indian poll. अब ये GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, यूनिक पोल। मैं प्रॉपर वे में आपको क्रक्स बता देता हूं। जनरली क्या हो रहा है, आपको पता होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर है। तो इंडिया से पूछा गया कि सर आप किस साइड हैं, रशिया के साइड हैं या यूक्रेन के साइड हैं? यूक्रेन बोले तो यूएसएसआर के साइड हैं, या फिर किसके साइड हैं आप बताइए, है ना। तो आपको ये बताना है कि आप किसके साइड हैं। तो क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हमें किसके साइड जाना चाहिए, है ना। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक अलग पोल बनाएंगे, हम एक अलग साइड में हैं। मतलब ये नहीं, आप हमसे ये ना पूछिए, देखिए क्वेश्चन ये आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि आप ये मत पूछिए कि दोज विशिंग टू वर्क विद इंडिया द ग्लोबल स्टेज टू लर्न द डील। यहाँ पे देखिए व्हाट हुज साइड आर यू, ये मत पूछिए कि आप किसकी साइड है, ये पूछिए व्हाट इज योर साइड, आपकी साइड क्या है। तो हमने जैसे बताया, इंडिया का क्या एम है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, मल्टीपोलर। तो इसी पूरे आर्टिकल जो है इसी के इर्द गिर्द जो है घूम रहा है। इससे आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा आर्टिकल है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, जैसे कि इसमें बताया गया है कि अगर आप देखेंगे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज वेरी मच इन ट्यून द मेकिंग द अबाउट इट सेल्फ। यहाँ बताया गया कि हमने अलग अलग तरीके से स्ट्रगल के टाइम से ही हमने अपना एक अलग पोल रखा है ना, इंडिया पोल जिसे कहते हैं, कि इंडिया का एक अपना एक होता है कि हम किसी की साइड नहीं जाते हैं ना। ये अगर हम अलग इंस्टेंस ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों से नाटो और यूएसएसआर से अलग है। हमारा इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड के अंदर ये नाटो और यूएसएसआर के अलावा भी कोई है, कोई प्रेजेंट करता है जो अपने आप को मान्यता। हम क्यों आपके साइड जाएं भाई, हमारा खुद का स्टैंड है, हमारा खुद का मल्टी एक ऑर्डर है। तो इंडिया ये दर्शा रहा है, इस चीज से इंडिया दर्शाता है कि इंडिया ऑर्डर, इंडिया पोल इज ऑल्सो मैटर। जैसे कि हमने देखा कि G20 के अंदर हमारा प्रेसिडेंसी है, SCO के अंदर हमारी प्रेसिडेंसी है ना, तो 2022 में। तो हमारा रोल जो है इंटरनेशनल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ना। इंडियन ओशन के ऊपर जो है हमारा ही दबदबा है, हम प्रॉपर वे में वहाँ पे इन्वेस्ट
इन्वेस्टिगेट करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो सारी चीजें कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर इंडिया यहाँ पे बताया नॉन अलाइनमेंट इज नॉट न्यूट्रलिटी। हमारे लिए नॉन अलाइनमेंट जो है न्यूट्रलिटी नहीं है, बट इट्स एबिलिटी टू टेक द पोजीशन ऑन गिवन द इशू ऑन द केस बाय केस। हम केस बाय केस में हम अपनी एबिलिटी को लेंगे। ऐसा नहीं कि जो भी केस होगा उसमें हमें जो सही लगेगा वो हम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ चले गए, हम नैम वाले हैं, नैम वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो लगेगा वो हम करेंगे। ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस करी है ना, वही सारी चीज़ जो है घुमा फिरा के इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कैंपेन चल रहा है, यूएनएससी के अंदर हमारी सीट की बात चल रही है कि परमानेंट एक सीट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बात करें। चलिए, द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी टू सेव। ये देखिए सुसाइड वाला आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे और जीएस पेपर नंबर 3 से रिलेटेड ये आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं COP 26 से रिलेटेड ये आर्टिकल। थिंक लोकल क्लाइमेट एक्शन, थिंक मीनानगढ़ी एक एग्जाम्पल है, एक गांव है, एक ग्राम पंचायत है केला वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, है ना। अब ये मॉडल लेके हम बात करते हैं इस मॉडल की। इस पूरे आर्टिकल के अंदर क्या पर्सपेक्टिव दिया गया है, अगर आप इस आर्टिकल को नहीं रीड कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं फिर से बोलूंगा, एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि आप इस आर्टिकल को जरूर से जरूर रीड करिए। क्यों? एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिया गया है। जैसे कि COP 27 खत्म हुआ अभी अपना, COP 27 के बाद वर्ल्ड के अंदर COP 27 का समिट हुई। COP 27 कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होता है, इस क्लाइमेट समिट के बाद जो है पॉइंट बात कर रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज से कैसे डील करें। तो हमने एक ये पॉइंट अलग ही देता है कि आप ग्राम पंचायत लेवल में लोकल गवर्नेंस एक क्या करें, अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करें। जैसे कि हमारा क्या टारगेट है कि हम 2000 कब तक बताइए, चलिए आपका ये होमवर्क है, 2070 तक हम क्या करेंगे, कार्बन न्यूट्रल होंगे। कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है जितना कार्बन हम इमिट कर रहे हैं, जितना ग्रीन हाउस गैस हम इमिट कर रहे हैं, उतना ही ग्रीन हाउस गैस, उतना ही कार्बन हम एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। ऐसी चीजें प्रावधान करेंगे जिसके तहत हम उतना कार्बन जो है एब्जॉर्ब भी कर सके। तो ये कार्बन न्यूट्रल की डेफिनेशन हो गई। नाउ अब हम बात करते हैं वो उसको हम अचीव कैसे करेंगे। देखिए बात करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक प्लानिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप प्लान करिए और एग्जीक्यूट करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आप अपनी लाइफ में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी, जैसे आपका टारगेट है UPSC IAS क्वालिफाइड करना, या फिर कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, है ना, MPPSC हो गया, UPPCS हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, अलग अलग एग्जाम्स हो जाते हैं, अलग अलग छोटे वनडे एग्जाम्स वगैरह भी हो जाते हैं, है ना, SSC CGS वगैरह हो जाते हैं। तो जो भी एग्जाम्स हैं आप उसे जो भी टारगेट कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? आप सिर्फ एग्जाम को लेके सोचते बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप में उसको पढ़ना है ना। पहला स्टेप पढ़ लिया, फिर दूसरा स्टेप पढ़ लिया, फिर तीसरा स्टेप, आपने क्या कर दिया, अपने टारगेट्स को ब्रेक कर लिया। कैसे? ईयरली वाइज, फिर मंथली वाइज, कि हाँ इतने महीने में ये कवर करना है, ये और फिर तब तक ये पेपर आ जाएगा, फिर ये करना है, इतने में रिवीजन, इतने में। फिर मंथली टारगेट को आप क्या करिए, वीकली टारगेट में डिवाइड कर दिए कि हाँ हर वीक क्या करना है। वीकली टारगेट को हर दिन के टारगेट में डिवाइड करिए कि हर दिन तुम्हें कितना क्या क्या करना है। उसके बाद आप दिन के टारगेट में ये डिसाइड कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए कि कितने घंटे मैं पढ़ूंगा, क्या कितने घंटे में मुझे क्या क्या कवर करना है, कितना समय है मेरे पास, कितना समय कहाँ देना है। तो प्रॉपर वे में अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका IAS क्वालिफाइड हो गया, है ना। अगर आप ये चीज रेगुलरली फॉलो करते चलेंगे तो वही चीज इस आर्टिकल में भी समझाया गया है कि अगर आपको इतने बड़े लेवल में यह टारगेट को अचीव करना है तो आप क्या कीजिए, नीचे से उठिए, मतलब लोकल लेवल में वर्क करिए। लोकल गवर्नेंस में अगर हम न्यूट्रल होते हैं, यहाँ पे बात करिए मीनागढ़ी ग्राम की, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये गांव है केरला का। ये देखिए ये जो है वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, आप देख पा रहे होंगे इमेज के अंदर। वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक छोटा सा मीनागढ़ी गांव है ना। ये आप देखिए, जूम में कर देता हूं आपको, मीनानगढ़ी गांव है। ये जो है, ये गांव जो है इसने ट्री बैंकिंग स्कीम स्टार्ट की थी। अब हम ये इनिशिएटिव को भी देखेंगे, ये अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं आप। बहुत ही एक तरीके से आप कह लीजिए कि बहुत प्यारा पॉइंट है ये, है ना, वैल्यू एडिशन है यहाँ पे। तो मीनानगढ़ी केरला के अंदर वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब TT थॉमस आइसेक जो है फाइनेंस मिनिस्टर वहां के जो थे, उन्होंने ट्यूसडे को क्या अनाउंस किया, इनोवेटिव ट्री बैंकिंग स्कीम लेके आया। ट्री बैंकिंग स्कीम जो है उसके तहत क्या होता है, फार्मर और एट मीनानगढ़ी ग्राम पंचायत
इन वायनाड पार्ट ऑफ डेवलपिंग द पंचायत एज एन फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाने की यहाँ पे टारगेट रखा इन लोगों ने। लेकिन उसके तहत उन्होंने क्या इनोवेटिव स्टेप उठाया, उन्होंने बोला कि अगर एक फार्मर एक पेड़ लगाता है और 1 साल तक उसके सजोता है, देख रेख करता है ट्री स्पीसीज को, तो उससे 50 रुपए दिए जाएंगे एवरी ईयर फ्रॉम द सेकेंड ईयर, दूसरे साल से। हर दूसरे साल से इस साल लगा दिया उसने, अगले साल तक पेड़ अच्छा सा बढ़ गया, वो सारी चीजें हो गई, उसका ध्यान रखा, तो अगले साल से 50 रुपीज दिए जाएंगे फॉर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आफ्टर सैम्पलिंग टेक्स रूट ऐसा इंटरेस्ट फ्री लोन। तो उसे हर 50 रुपए मिलेगा इंटरेस्ट फ्री लोन, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ना, उधार मिल जाएगा, जब वो चाहे एक टाइम पीरियड में वो चुका सकता है उसे, है ना। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा सा इनोवेटिव से स्टेप किया, ये आपको याद रखना है ना। अब मैं बात करता हूँ जैसे COP 26 में अगर हर एक गांव जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, तो आप बताइए हर एक गांव होगा, गांव से क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से क्या होगा, एक स्टेट हो जाएगा, है ना। एक स्टेट से क्या होगा, धीरे धीरे स्टेट होते होते हमारा पूरा इंडिया और धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड कार्बन न्यूट्रल हो सकता है ना। तो इस तरीके से हमें यूज करना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने COP 26 जो ग्लासगो के अंदर हुआ था, ग्लासगो के अंदर हुआ था पिछले साल, तो उसमें कुछ 5 पॉइंट दिए थे, ये आज भी रिलेवेंट है और काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या? रीच नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट बाय 2030, ये टारगेट लिया था। दूसरा, फुलफिल फॉर 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 2030 से पहले 2030 तक 50% जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हम कहां से यूज करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से यूज करेंगे, है ना। नॉन फ्यूसल फ्यूल एनर्जी की जो कैपेसिटी है 500 गीगावाट तक हमें बढ़ाना है और 2030 तक ये करना है। क्लियर? हमें रिड्यूस करना है 1 बिलियन कार्बन इमिशन बाय 2030। 2030 तक 1 बिलियन कार्बन इमिशन को हमें रिड्यूस करना है। क्लियर हो गया पॉइंट? चौथा पॉइंट है रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ग्रेटर देन 45%, हमें 2030 तक कार्बन की इंटेंसिटी को डिक्रीज करना है। क्लियर? अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2070, मैंने जैसे कि बात की थी, आपको बताया था 2070 तक जो है इसे कम करके करना है, नेट जीरो इमिशन बनना है। वहीं पे मेंस के अंदर 2021 में एक ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। क्या क्वेश्चन है? देखिए, सबमिट हुआ, क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे ही आपको याद रखना है ना, जो चीज न्यूज में रहती है उसको क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। डिस्क्राइब द मेजर आउटकम ऑफ 26th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 26 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर द कमिटमेंट्स मेड बाय द इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस, ये आपको बताना है। ये मेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, अगर आप लोगों ने ध्यान से इसको पढ़ा होता तो आई होप क्वेश्चन आपका हो ही जाता, नोट्स आपके तैयार होते। तो वही चीज मैं करूंगा। अभी मैं COP जो भी हॉट टॉपिक्स चलते हैं इस तरीके से बड़े बड़े जो कॉपी, उसके ऊपर सारे पॉइंट्स, मेंस के इंट्रो क्या लिखना है, बॉडी के अंदर कैसे कैसे हेडिंग डालनी है, सब पॉइंट्स क्या क्या आने चाहिए, कंक्लूजन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ पे इंक्लूड करके आप लोगों के सामने अलग से एक लेक्चर लेके आऊंगा। क्लियर हो गया पॉइंट? फिर ट्री बैंकिंग स्कीम आपने देख ली। फिर इसके अंदर बात किया गया, एक एग्जांपल दिया गया है गांव का, कौन सा, पाली गांव का, जो कि इंडिया का जम्मू कश्मीर पाली बिकम द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुका है ना। तो ये आपको याद रखना है। द प्राइम मिनिस्टर से द पाली हैज शोन द वे टू कंट्रीज बिकमिंग द कार्बन न्यूट्रल। अगर इसी तरीके से हमारे सारे गांव कार्बन न्यूट्रल हो जाए, हमारा पूरा देश कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। तो ये हमने आज काफी डिटेल में इस आर्टिकल को डिस्कस किया। साथ ही साथ पॉलीग्राम जैसे कि मैंने बात कर लिया, फिर आप देखेंगे कई एग्जांपल्स और हैं यहाँ पे, है ना, कि जैसे बायो कुछ एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि इस ऑफ देखिए, कार्बन न्यूट्रल प्रोग्राम सेचुअल ग्राम पंचायत कालीबेन रिवर के पास, है ना, ओडोनथुरी पंचायत तमिलनाडु के अंदर, विंड मिल यहाँ पे 350 किलोवाट का। फिर ठीक है, टिकेकर वाड़ी ग्राम पंचायत। तो आप लोग इसको क्या करिए, रीड कर लिए, महाराष्ट्र के अंदर है जहाँ पे एक्सटेंसिव बायोगैस के प्लांट्स हैं, ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो आप ये सभी एग्जांपल को अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। तो आप इसके नोट्स अगर बनाना चाहें तो एग्जांपल नोट्स अपने बना सकते हैं, लिख सकते हैं अलग से। क्लियर? अब ये एक स्ट्रेटेजी आती है, हमें डिस्कस करते हैं। टू सेव द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी मस्ट प्री कोलेट इन टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसे इम्प्लीमेंट करना है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि
कि बिना पंचायत की मदद से नहीं हो सकता, बिना लोकल गवर्नेंस, बिना लोकल कम्युनिटी की मदद से नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को। स्टॉप सुसाइड, काफी तेजी से सुसाइड के रेट जो हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना। लोग जो हैं तेजी से सुसाइड कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं उन सभी चीजों को भी देखेंगे, क्या रीजन है सुसाइड करने के, वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर इस आर्टिकल के अंदर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी मस्ट बी रिलोकेट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर ने एक ये नोटिस निकाला है, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी अचीव अ रिडक्शन इन सुसाइड मोर्टेलिटी बाय 10% बाय 2030। 2030 तक हमें क्या करना है, हमें टारगेट रखा है, अचीव करना है कितना रिडक्शन, 10% का रिडक्शन हमें अचीव करना है। क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं हुआ ना, गुड, वेरी गुड। 10% सुसाइड मोर्टेलिटी रेट को हमें अचीव करना है। नाउ हम कुछ डेटा की बात कर लेते हैं जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज भी कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, नोट्स के अंदर डाल सकते हैं। क्या ग्लोबली सुसाइड इज अ सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, जो सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो क्या है, सुसाइड, है ना। 15 to 19 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे हैं उनमें जो मेल्स हैं उनकी बात करता हूं, उनमें सेकंड लीडिंग कॉज जो है वो डेथ है, फीमेल के अंदर 15 to 19 ईयर्स के अंदर है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो फीमेल जो है जल्दी सुसाइड कर रही है 15 से 19 साल के बीच में, और 15 से 29 साल के बीच में जो है मेल कर रहे हैं, ज़्यादा ये देखने को मिलता है। ये WHO का एस्टिमेट है। इंडिया की बात करता हूं मैं कि इन इंडिया मोर देन 1 लाख लाइव आर लॉस्ट एवरी ईयर टू सुसाइड। 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे बताइए सुसाइड कर लेते हैं हर साल। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है और सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर। यह पिछले 3 साल के अंदर सुसाइड रेट बहुत तेजी से बढ़े हैं, 10.2 to 11.3% इंक्रीज हो गए हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन। क्लियर। एज पर द नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB का डेटा आप सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसके डेटा को याद कर लेना चाहिए। कौन कौन, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका हैव द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर इन सुसाइड। सबसे ज्यादा इनके सुसाइड की परसेंटेज है। 2018 और 20 के 2 साल के अंदर की रिपोर्ट है ये, रेंजिंग बिटवीन 8 to 11% के बीच में ये रेंज करते हैं। द मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, सबसे कॉमन रीजन फैमिली प्रॉब्लम, सबसे बड़ा रीजन इलनेस, बीमारी बहुत तेजी से हो गई, इंक्लूड मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ना, लव अफेयर वगैरह देखने को मिलता है, शादीशुदा है फिर इसके बाद भी उसका अफेयर चल रहा है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। लव अफेयर देखने को मिलता है, एक लड़का जो है दूसरी लड़की से प्यार करता है, फिर वो लड़की किसी और से करती है, ये लड़का किसी और से करता है ना। तो ये अफेयर टू अफेयर चलता रहता है, ये धोखा मिल गया, फिर उसे लगता है उसे धोखा मिल गया, उसका जीवन उसने नष्ट कर दिया, सुसाइड कर लिया। ऐसी जो है ना बच्चों के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के समय में, बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है ना। बैंकरप्सी एक बहुत बड़ा रीजन है ना, अब्यूज हो रहा है, लव अफेयर्स, बैंकरप्सी, ये सारी 10% ऑफ केसेस दैट द कॉज सुसाइड रिमेन्स अननोन, और 10% सुसाइड के जो केसेस हैं जो अभी आज तक अननोन है, पता ही नहीं है कि वो किस वजह से हुए हैं। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हमें काम करना है, करिकुलम में पढ़ाना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम है ना, तो एक बार कोई भी गलत कदम उठाने से पहले, कुछ भी इस तरीके से करने से पहले आप मुझसे बात कर लीजिए, है ना। इंस्टाग्राम का मैंने दे रखा है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज करिए, मैं जरूर आप लोगों से पर्सनली कॉन्टैक्ट करूँगा, बात करूँगा, मैं कॉल में भी बात करूँगा अगर कोई भी इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है ना। तो लेकिन कोई भी गलत काम नहीं उठाना है, कोई भी प्रॉब्लम जा रही, थके हैं, परेशान हैं लाइफ में, है ना, कुछ आगे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आप बात कर सकते हैं, सिंपली बात करिए मुझसे, है ना। लेकिन कोई भी गलत काम आपको नहीं उठाना है, ठीक है। हम सबका यही एम होना चाहिए, हमें हमारे समाज को अच्छा करना है, बढ़ाना है, तो हमारा एम होना चाहिए, हमें ही करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए कुछ फार्मर से रिलेटेड सोसाइटी सेक्टर में बात कर लेता हूं। द ओवरऑल शेयर ऑफ पर्सन्स इंगेज इन द फार्मिंग सेक्टर अमंग द टोटल रिकॉर्डिंग सोसाइटी 6.6% ड्यूरिंग 2021। कुछ प्रोफेशनल लेवल में कहा है कि क्या हाउस वाइफ कितना सुसाइड हो रहे हैं, ये सब आप एक बार जस्ट रीड कर सकते हैं, है ना। द हाईएस्ट इंक्रीज ऑफ 16.73% वॉज रिकॉर्ड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है। एलिनेशन एक इसका बहुत बड़ा रीजन है। मतलब क्या हो रहा है, आज इंसान समाज में आपस में लोगों से दूर हो रहा है
है ना। आप कहेंगे सोशल मीडिया के थ्रू तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप देखिए ना कि किस तरीके से लोग अलग हो रहे हैं, कोई किसी का कोई ढंग से फ्रेंड नहीं है, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था हम लोग आपस में कि सोशल मीडिया था ही नहीं, हम लोग बढ़िया मौज मस्ती करते थे, आपस में ही मस्त रहते थे, दुनिया की फिक्र ही नहीं। आजकल लोग देख के यार एक दूसरे से कम सोशल मीडिया में देखते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, फिर वो वही नेगेटिविटी आने लग जाती है, धीरे धीरे उसको डिप्रेशन का कारण बन जाती है, और फिर वो अल्टीमेटली इट्स लीड टू सुसाइड, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन ग्रुप वॉज ओनली वन दैट सॉ द डिक्लाइन इन सुसाइड। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है, वो उनके सुसाइड रेट तेजी से गिर रहे हैं, है ना। कुछ करने को नहीं है, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो रीजन ऑफ सुसाइड क्या है? 33.2% फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, अदर देन मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम। फैमिली प्रॉब्लम जैसे कि किसी का फादर, किसी की मदर, कोई भी फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है। 4.8% जो है मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है, 18.6% इलनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है। सारे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप लोग जरूर से इसको जाके रीड करिएगा, है ना। महाराष्ट्र टॉप करता है कंट्री में, देखिए कितनी नेगेटिव चीज में टॉप कर रहा है, तो ये नेगेटिव चीज है। टॉप द कंट्री इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सुसाइड रिपोर्टेड इन 2021, फॉलोड बाय तमिलनाडु और फिर मध्य प्रदेश। पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो अब इस तरीके से भी चीजों को याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र अकेले के अकेले 13.5% कंट्रीब्यूट करता है नंबर ऑफ सुसाइड रजिस्टर अक्रॉस द कंट्री। जितने रजिस्टर सुसाइड होते हैं उसमें से 13.5% जो है सिर्फ महाराष्ट्र से आते हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज है। यूटी की बात करता हूं, दिल्ली रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड केस। अगर यूटी की बात करता हूं तो दिल्ली सबसे ज्यादा सुसाइड दिल्ली के अंदर होता है। व्हाट आर द इंडिया ने इनिशिएटिव क्या लिए हैं इस सुसाइड को कम करने के लिए? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 लेके आए हम, किरण लेके आए हम, मनोदर्पण इनिशिएटिव लेके आए। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? देखिए किरण के अंदर क्या कर रहे हैं, लॉन्च 27x4 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर किरण के लिए। तो ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें आपको याद रखनी, ये इस मिनिस्ट्री ने किया है। MHA 2017 एम्स टू प्रोवाइड द मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सन विथ मेंटल इलनेस। मनोदर्पण एक इनिशिएटिव है of Ministry of Education under the आत्मनिर्भर भारत अभियान। इट इज एम टू प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। आप अपना दर्पण देखिए, खुद को देखिए, ऐसा मन का दर्पण आपको देखना है ना। स्टूडेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, टीचर्स को, मेंटल हेल्थ जिसकी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, खराब हो रही है, वेल बींग ड्यूरिंग द कोविड-19 टाइम। तो कोविड-19 के समय पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जूझ रहे थे मेंटल हेल्थ की वजह से, बहुत सुसाइड रेट भी देखने को मिला। तो उन सबको डील करने के लिए मनोदर्पण ये इनिशिएटिव आया था। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। बिल तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस करी हैं। कैसा लगा लेक्चर आज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। साथ ही साथ आप लोगों को लेक्चर को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाना है, जिससे ये हमारा इनिशिएटिव तेज़ी से लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।